हेलो एवरीवन। सो ऑटो एंसिलरी स्पेस से बेलराइज इंडस्ट्रीज पे आज हम डिस्कशन करेंगे। लास्ट क्वार्टर से इस कंपनी को हमने ट्रैक करना स्टार्ट किया। आईपीओ भी लास्ट क्वार्टर में आया था कंपनी का। पूरे ऑटो एंसिलरी स्पेस में वन ऑफ द बेस्ट बेट हमने इसको डिस्कस किया था क्योंकि नंबर्स अच्छे थे, आय का आउटलुक काफी अच्छा लग रहा था कंपनी का। अब इनके Q2 के नंबर डिस्कस करेंगे एंड मैनेजमेंट ने क्या कमेंट्री दी है, यहाँ से आगे का कैसा आउटलुक, कैसी अपॉर्चुनिटी लगती है, इस पर डिस्कशन करेंगे। तो इनका बिजनेस मॉडल डिटेल में हमने समझा था लास्ट क्वार्टर में, एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। बेलराइज इंडस्ट्री 1996 के अराउंड कंपनी स्टार्ट हुई थी। कंपनी के फाउंडर हैं श्रीकांत बड़वे जी, बैकग्राउंड से खुद ही इंजीनियर है। स्टार्टिंग का जो 10-15 ईयर्स था कंपनी का, इन्होंने टू व्हीलर सेगमेंट के ऊपर पूरा फोकस रखा। शीट मेटल कंपोनेंट ये कंपनी अपने क्लाइंट्स को सप्लाई करती थी, ओईएम्स को सप्लाई करती थी। लेकिन लास्ट 10-15 ईयर्स अगर आप देखोगे तो बिजनेस ने बहुत अच्छा एक्सपेंशन किया है, डाइवर्सिफिकेशन किया है अलग अलग सेगमेंट्स में। मतलब आज के टाइम पे कंपनी 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर कमर्शियल व्हीकल, 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल, इन सारे सेगमेंट्स के अंदर कंपनी ऑपरेट करती है। प्लस प्रोडक्ट वाइज भी शीट मेटल कंपोनेंट के अलावा जो आपके प्लास्टिक पार्ट्स होते हैं, एसेसरीज होती है, कंपनी के खुद के प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स हैं, उन सब के अंदर इन्होंने एक्सपेंशन किया लास्ट कुछ ईयर्स के अंदर। बेलराइज इंडस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस कंपनी का मार्केट शेयर। टू व्हीलर सेगमेंट में 24% का मार्केट शेयर ये कंपनी होल्ड करती है शीट मेटल कंपोनेंट में। कहने का मतलब क्या है कि मतलब रोड पे आप कोई भी बाइक या स्कूटी देखते हो ना, तो हर 4 में से एक बाइक या स्कूटी में जो भी मेटल के कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो ये कंपनी बनाती है। उसमें इनका 24% का मार्केट शेयर है और अब इनका टारगेट है 4 व्हीलर के अंदर अपने मार्केट शेयर को ग्रो करना, बिजनेस को ओवरऑल ग्रो करना। प्लस एक तो बेलराइज है, प्लस एक लूमैक्स ऑटो को आप सुनोगे, और भी कुछ ऐसी ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं जो आज के टाइम पे फोकस कर रही है टीयर 1 सप्लायर से टीयर 0.5 सप्लायर बनने का। इसका मतलब क्या हुआ, तो ऑटो एंसिलरी स्पेस में ना ये 3 तरीके के सप्लायर होते हैं, टीयर 3, टीयर 2, टीयर 1। टीयर 1 वैल्यू चेन में सबसे ऊपर होता है क्योंकि वो डायरेक्टली ओईएम्स को सप्लाई करते हैं। टीयर 2, टीयर 3 वैल्यू चेन में नीचे की तरफ होते हैं। ये जो बेलराइज इंडस्ट्री है ये ऑलरेडी टीयर 1 सप्लायर है, लेकिन अब इनका टारगेट है कि हमको टीयर 0.5 सप्लायर बनना है। कहने का मतलब क्या है कि एग्जांपल के लिए अगर मैं आज अपने क्लाइंट को सस्पेंशन सिस्टम सप्लाई कर रहा हूं तो मैं सिर्फ उसके पार्ट्स वगैरह बना के उनको दे देता हूं, बाकी उसका असेंबली वगैरह इंटीग्रेशन उसका क्लाइंट को खुद करना होता है। लेकिन टीयर 0.5 सप्लायर के अंदर मैं क्या करूंगा, पूरा मॉड्यूल, पूरा कंपोनेंट उनको इंटीग्रेट करके असेंबल करके उनको सप्लाई करूंगा। एक तरीके का प्लग इन प्ले हो गया, या रेडी टू इंस्टॉल जो डिवाइस होते हैं उस तरीके का मैं उनको सप्लाई करूंगा। सेम जैसा वो केन्स और सिनेमा का वो बॉक्स बिल्ड वाला डिवीजन है ना, काइंड ऑफ वैसा ही। तो उसमें क्या होगा, मेरा कंटेंट पर व्हीकल इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसे हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर हम देखते हैं ना आरपो, कि एक बेड पे एक हॉस्पिटल कितना रेवेन्यू बनाता है, वैसे ही इस इंडस्ट्री के अंदर, ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री के अंदर होता है कंटेंट पर व्हीकल। यानी एक जो व्हीकल है, मान लो स्कूटी है मार्केट में सेल हो रही है 1 लाख रुपए की, अब उस 1 लाख की स्कूटी में मैंने कितने वैल्यू का कंपोनेंट ऐड किया है, 10,000 का किया, 20,000 का किया, तो वो होता है आपका कंटेंट पर व्हीकल। तो मेरा कंटेंट पर व्हीकल उससे इंक्रीज होगा, प्लस मैं वैल्यू चेन में और आगे की तरफ मूव करूंगा। तो ये ओवरऑल टारगेट है बेलराइज इंडस्ट्री का। अब इनके Q2 के नंबर्स देखते हैं एंड ओवरऑल देखते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। वैसे तो इनका मेन सेगमेंट यही है, मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू। ये जो आप देख रहे हो ना, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, ये कंपनी का नॉन ऑपरेशनल तो नहीं बोल सकते, लेकिन इस पे इतना फोकस नहीं है। लेकिन इन्होंने पहले के कुछ क्वार्टर्स में मतलब ये ऐसा गाइड किया है कि इस वाले सेगमेंट को कंपनी एक सेपरेट एंटिटी इसकी क्रिएट कर देगी। तो मतलब एक तरीके का वैल्यू अनलॉकिंग होगा इस वाले बिजनेस के लिए, क्योंकि पूरा फोकस फिर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू यानी कि खुद जो कंपनी ने मैन्युफैक्चर करे हैं कंपोनेंट्स, प्रोडक्ट्स वगैरह, उसमें 17% की ग्रोथ है कंपनी की। जो ट्रेडिंग करती है कंपनी, यानी मार्केट से प्रोडक्ट्स वगैरह लेके अपने क्लाइंट को ये सप्लाई करते हैं, इसमें 3% का ग्रोथ है। ओवरऑल ग्रोथ कितना है, 14%। यानी कि एक तरीके से ये इस वाले सेगमेंट ने ओवरऑल ग्रोथ को और थोड़ा सा कम किया है कंपनी के लिए। इसमें फिर भी थोड़ी सी हाई टीन ग्रोथ हमको देखने को मिली है, लेकिन स्टिल Q1 के कंपैरिजन में आप देखो तो ग्रोथ सॉफ्ट हुई है कंपनी की, वीक हुई है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। इबिट्टा में अच्छी ग्रोथ है, मार्जिन कंपनी के वाई एक्सपैंड हुए हैं, 22% से इबिट्टा भी ग्रो किया है कंपनी का। प्लस पैट में तो इनका भी वो सेम यथार्थ और ओसवाल पंप जैसा स्टोरी है। मतलब आप इबिट्टा देखो 22% से ग्रो किया है, पैट में 82% की ग्रोथ है। पैट मार्जिन 3.5% से ऑलमोस्ट 6% के पैट मार्जिन हो गए कंपनी के। पूरा फर्स्ट हाफ अच्छा गया है, 20% की टॉप लाइन की ग्रोथ है, प्लस ऑपरेटिंग लिवरेज काफी अच्छा मिला है कंपनी को। इनका आरओसी अगर आप देखोगे ना तो वैसे तो ठीक है, 15% के आसपास का आरओसी है, मतलब खराब नहीं है। लेकिन इसके कंपैरिजन में आप बाकी कुछ ऑटो एंसिलरी कंपनीज को देखोगे, जैसे एसजीएस एंटरप्राइज है, प्रिकॉल है, फिर आपका लूमैक्स ऑटो है, इनका आरओई आरओसी जो है वो हाई टीन से 20%, अब 20% के रेंज में है। तो उसके कंपैरिजन में ये अभी भी काफी पीछे हैं। लेकिन लास्ट कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने कमेंट्री दिया है कि डायरेक्शनली हमारा आरओसी जो है वो इंप्रूव करेगा। कैसे इंप्रूव करेगा, तो इन्होंने नया कैपेक्स जितना भी किया है ना, वो उन सारे प्रोजेक्ट्स पे किया है जिन पे रिटर्न रेशियो बहुत अच्छा बन के आएगा। तो वैसे ही हमको लास्ट 6 मंथ्स में इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला, यानी ये वाला नंबर आगे चल के और इंप्रूव हो सकता है।
देन सेगमेंट वाइज रेवेन्यू अगर हम इनका देखें तो टू व्हीलर प्लस थ्री व्हीलर कंपनी के लिए 81% रेवेन्यू लाता है। लास्ट ईयर इसका कंट्रीब्यूशन 85% था, कंट्रीब्यूशन कम हुआ है। क्यों कम हुआ है? बिकॉज फोर व्हीलर पैसेंजर व्हीकल, फोर व्हीलर कमर्शियल व्हीकल में कंपनी का रेवेन्यू शेयर इंक्रीज हुआ है। अब इसमें अगर आप थ्री व्हीलर को एक्सक्लूड कर दोगे ना तो सिर्फ टू व्हीलर से ही कंपनी का 65 से 70% रेवेन्यू आता है, क्योंकि पहले कंपनी थी सिर्फ टू व्हीलर के अंदर, लेकिन पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन करा है। और इसमें ग्रोथ कम है 12% की, यानी मेन जो ग्रोथ थोड़ा सा कम रहा है इस क्वार्टर में वो इस पर्टिकुलर सेगमेंट से है। फिर पैसेंजर फोर व्हीलर या फिर फोर व्हीलर कमर्शियल व्हीकल में दोनों में बहुत अच्छी ग्रोथ है, 26 और 34% की। प्लस ये कंपनी जो है ना इंजन एग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स बनाती है। इंजन एग्नोस्टिक का मतलब क्या हो गया? पेट्रोल गाड़ी हो, डीजल गाड़ी हो, ईवी हो, हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो हर एक गाड़ी के अंदर यूज होते हैं। तो ये जो आप ट्रांजिशन देख रहे हो ना ईवी की तरफ, उससे कुछ कंपनीज को जैसे बोला जा रहा है रिस्क है उनके बिजनेस पे। ईवी अगर ईवी की तरफ अगर आगे शिफ्ट होता है मार्केट तो उनके कंपोनेंट्स रेलेवेंट नहीं रहेंगे। इस कंपनी के बिजनेस पे वो रिस्क नहीं है। आइस इंजन में देखो 16% की ग्रोथ है। प्लस जो पावर ट्रेन एग्नोस्टिक मतलब इंजन एग्नोस्टिक जो कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है उसमें भी 17% की ग्रोथ है। देन ये काफी इंटरेस्टिंग कुछ अपडेट्स हैं, इनके कॉन कॉल में अच्छे से समझेंगे इसका क्या सिग्निफिकेंस है आगे कंपनी के लिए। फिर यहाँ पे इबिट्टा में जो हमने डिस्कस किया 22% की ग्रोथ, बट पैट क्यों कंपनी का 81-82% से ग्रो किया है? क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट अगर आप देखोगे सेम वही यथार्थ और ओसवाल पंप वाला रीजन, वो इस कंपनी के लिए वाई लेवल पे 30-40% से रिड्यूस हुआ है। फाइनेंस कॉस्ट कम हुआ है क्योंकि इनका आईपीओ लाने का मेन पर्पस यही था, एक तो जो कंपनी एक्सपैंड कर रही है आगे नई कैपेसिटी लेकर के आ रही है उसकी फंडिंग करनी थी, दूसरा कंपनी को डेट रिड्यूस करना था। तो डेट रिड्यूस हुआ है, इंटरेस्ट कॉस्ट आपका कम हुआ है, उसकी वजह से पैट को अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। प्लस अदर इनकम भी कंपनी का मोर देन डबल हो गया वाई लेवल पे, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा कैश आया वो आप इन्वेस्ट वगैरह करते हो म्यूचुअल फंड एफडी वगैरह में, इंटरेस्ट इनकम आपका उससे इंक्रीज हो जाता है। पूरा फर्स्ट हाफ भी अगर हम देखें तो ग्रोथ हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी हुई, इसमें अच्छे नंबर्स है कंपनी के। देन यहां भी आप देखोगे जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है इनकी, वो देखो आप लास्ट 6 मंथ्स में 50% से ज्यादा रिड्यूस हो गई है। 1600 करोड़ था ये मार्च की बैलेंस शीट में, अभी ये 800 करोड़ से भी कम है। सेम आप देखोगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी कंपनी की लास्ट 6 मंथ्स में मोर देन 50% से कम हो गई है। देन कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव है, ग्रो भी कर रहा है, लेकिन इबिट्टा टू कैश फ्लो कन्वर्जन अगर आप इनका कंपेयर करोगे ना लास्ट ईयर से तो वो कम हुआ है। क्यों हुआ है अभी कॉन कॉल में समझेंगे उसके रीजंस। देन प्रोडक्ट्स वगैरह आप देखोगे तो ये सारे प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। टू व्हीलर के लिए आपका शॉक एब्जॉर्वर हो गया, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हो गए, जो आपका वो डैशबोर्ड होता है साइड का, वो सारे प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। प्लस ये जो कुछ आप कंपोनेंट्स देख रहे हो जो इन्होंने ऐसे हाईलाइट किया हुआ है, ये सारे प्रोडक्ट्स ना कंपनी के प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब इसका डिजाइनिंग इंजीनियरिंग बेलराइज खुद करता है, यानी कि इसमें इनके मार्जिन बेटर है, रियलाइजेशन बेटर है, प्लस मार्केट शेयर गेन करने की अपॉर्चुनिटी कंपनी को देता है ये सारे प्रोडक्ट्स। तो इसमें स्टीयरिंग कॉलम हो गया, स्टीयरिंग कॉलम क्या होता है, जो मतलब एक तरीके का जब आप स्टीयरिंग को राइट लेफ्ट मूव करते हो तो ये कॉलम एक तरीके का मैसेज पास करता है व्हील को, इसके थ्रू गाड़ी जो है वो राइट लेफ्ट जाती है, तो ये कंपनी खुद इसका डिजाइनिंग इंजीनियरिंग करती है। फिर ये हब मोटर है जो आपका ईवी में यूज होता है, वो भी कंपनी खुद बनाती है। प्लस जो आपके ये फोर व्हीलर्स हैं इसके भी प्लास्टिक एसेसरीज हो गया, बीआईडब्ल्यू पार्ट्स हो गया, बीआईडब्ल्यू वो बॉडी इन वाइट, मतलब गाड़ी का पेंट इंटीरियर होने से पहले वो जो बेयर मेटल होता है ना, कार का रूफ हो गया, डोर फ्रेम वगैरह हो गए, फुट पैनल हो गया, ये सारे पार्ट्स कंपनी बनाती है। देन कमर्शियल व्हीकल के लिए बम्पर हो गया, चेसिस सिस्टम हो गया, एयर टैंक हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स कंपोनेंट्स कंपनी बनाती है। सो ये ओवरऑल नंबर्स और इनका बेसिक मॉडल हमने समझा है। नंबर्स ओवरऑल आप बोल सकते हो थोड़े से सॉफ्ट हैं, थोड़े से वीक हैं Q1 के कंपैरिजन में, बिकॉज ग्रोथ कम हुई है, लेकिन अभी हमको देखना है मैनेजमेंट ने ओवरऑल क्या कमेंट्री दिया है एंड आगे का कैसा आउटलुक लगता है। तो एक तो इनकी मैनेजमेंट का बोलना है कि मतलब अगर हम इंडियन डोमेस्टिक ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो लास्ट कुछ मंथ्स में बहुत अच्छे पॉजिटिव ट्रैक्शन हमको देखने को मिला है। दो बड़े लीवर्स हैं उसके, पहला तो फेस्टिव सीजन में वैसे भी ऑटो की सेल्स अच्छी होती है तो उससे डिमांड इंप्रूव हुई है। दूसरा सबसे बड़ा जीएसटी रिफॉर्म, जीएसटी 2.0 आप बोल लो, तो इन दोनों चीजों से डिमांड वगैरह इंप्रूव हुई है लास्ट कुछ मंथ्स में। एंड इससे इनके जो कुछ क्लाइंट्स है ना उन्होंने अपनी फैसिलिटीज को एक्सपैंड किया है, उन्होंने कैपेक्स करना स्टार्ट किया है। तो ये एक तरीके के लिए मेरे लिए मेरे लिए एक तरीके का डायरेक्ट इंडिकेटर है ना कि मेरे कस्टमर अगर एक्सपेंशन कर रहे हैं, वो नया बिल्डिंग लगा रहे हैं, नई फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो उसका मतलब डिमांड मेरे पास में आने वाली है। तो ये एक अच्छी चीज है कंपनी के लिए। देन इनका ग्रोथ क्यों स्लो हुआ Q2 में, तो उसके दो मेन रीजन है।
पहला तो मतलब वही जो हमने कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी से सुना, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ईपैक ड्यूरेबल, एम्बर एंटरप्राइज, कि जीएसटी जो अनाउंस किया गवर्नमेंट ने और जीएसटी जो इंप्लीमेंट किया उसमें काफी ज्यादा गैप था और लोगों ने एक तरीके से परचेजिंग पे अपना ब्रेक लगा दिया। ऑटो वगैरह की जो सेल्स होनी थी अगस्त के अंदर, सितंबर के अंदर, वो लोगों ने नहीं किया क्योंकि वो वेट कर रहे थे जीएसटी एक बार इंप्लीमेंट हो जाए। तो जीएसटी आपका बिल्कुल एंड ऑफ सितंबर में इंप्लीमेंट हुआ, तो उसकी वजह से कंपनी का सेल्स वगैरह इफेक्ट हुआ क्योंकि आपके क्लाइंट्स की गाड़ी वगैरह बिकी नहीं, तो आपका जो पाइपलाइन में था सेल्स वो आपका इन्वेंट्री में रह गया, कंपनी वो सेल नहीं कर पाई। दूसरा रीजन है साइबर अटैक हुआ इनके क्लाइंट पे, वो टाटा मोटर पे, तो उनके भी कुछ ऑर्डर्स वगैरह पेंडिंग थे लेकिन कंपनी ने वो सप्लाई नहीं किया, अभी वो होल्ड पे हो गया। तो ये दो रीजन की वजह से कंपनी का सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा सॉफ्ट रहा है Q2 में। बट क्या ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है? नहीं, ये एक तरीके का वन ऑफ था Q1 में, जो कि सीजनल थोड़ा सा बोल सकते हो चैलेंज था कंपनी के लिए, क्योंकि Q3 में आप सारे ओईएम से सुनोगे, सारे ओईएम की कमेंट्री अच्छी है, वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा हो रहा है, परचेजिंग अच्छी देखने को मिली है, फ्रेश इंक्वायरीज भी अच्छी आ रही है। तो इसका मतलब आने वाले टाइम में ग्रोथ मोमेंटम, ऑर्डर मोमेंटम अच्छा है कंपनी का। प्लस ऑर्डर मोमेंटम ही देखने के लिए इस कंपनी के जो कुछ नए ऑर्डर्स वगैरह इनको मिले हैं उसको डिस्कस करते हैं। एक तो इनकी जो चेन्नई की फैसिलिटी है जो लास्ट क्वार्टर में कमर्शियलाइज हुई थी, उसमें कंपनी को ईवी के लिए मतलब एक टू व्हीलर इंडियन ईवी ओईएम से इनको ऑर्डर मिला है। किसका ऑर्डर मिला है? एक तो चेसिस सिस्टम का, दूसरा BIW पार्ट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स का कंपनी को ऑर्डर मिला है। अब कंपनी का कहना है कि ये जो चेन्नई वाली फैसिलिटी है ना, ये अपने पीक यूटिलाइजेशन पे 150 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, लेकिन वहां तक इसको पहुंचने में 18 से 24 मंथ्स का टाइम लगेगा, यानी अगले 1.5 से 2 साल में 150 करोड़ का रेवेन्यू का पोटेंशियल है ये चेन्नई वाली फैसिलिटी के अंदर। प्लस ये जो ऑर्डर मिला है कंपनी को, ये सिंगल सोर्स सप्लायर है इसके अंदर। अब इस वर्ड पे हमको फोकस करना है, सिंगल सोर्स सप्लायर, क्योंकि हम आगे भी सुनेंगे। सिंगल सोर्स सप्लायर का मतलब क्या होता है कि ये जो मेरे पास में ऑर्डर आया है क्लाइंट से, इस कंपोनेंट का मतलब एक तरीके का एक्सक्लूसिव सप्लायर हूं मैं। और एक तरीके का, एक तो मुझे यही बताता है कि बेलराइस की क्रेडिबिलिटी काफी स्ट्रांग है मार्केट में, मतलब क्लाइंट कितना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं इनके सर्विस को, इनके प्रोडक्ट्स को। दूसरा, एक तरीके का इनको ये मतलब लॉन्ग टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी भी देता है, ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी भी देता है कि आगे भी जितने भी फ्रेश ऑर्डर्स आएंगे इस कंपोनेंट के, वो इन्हीं को मिलेंगे, बेलराइस को मिलेगा। दूसरा, कंपनी के जो प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें इनको सस्पेंशन सिस्टम के लिए ऑर्डर मिला है। सो अगेन इंडिया की एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग 3 व्हीलर 2 व्हीलर जो ईवी ओईएम है, उससे इनको ऑर्डर मिला है एंड इसमें कंपनी को सस्पेंशन सिस्टम सप्लाई करना है। ये Q4 से स्टार्ट होगा और कंपनी का कहना है कि अभी ऑर्डर का वॉल्यूम छोटा है, लेकिन नेक्स्ट 8 से 12 मंथ्स में इसमें हम और बड़े वॉल्यूम का ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर भिवाड़ी में जो इनकी फैसिलिटी आनी थी वो भी स्टार्ट हो गई, इसका भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। कंपनी का कहना है कि प्लास्टिक मोल्डिंग पार्ट्स के लिए हमको ऑर्डर आया है एक जापानीज 4 व्हीलर ओईएम से, प्लस एक जापानीज 2 व्हीलर ओईएम से कंपनी को प्रीमियम चेसिस सिस्टम सप्लाई करने का ऑर्डर आया है। तो ये एक तरीके का एक्सपोर्ट का एक्सपोजर भी देगा कंपनी को, और क्योंकि ये प्रीमियम ऑर्डर आया है कंपनी को, तो इनका जो कंटेंट पर व्हीकल है ना, वो इसमें 1.8 से 2 टाइम हायर होगा जो कंपनी के नॉर्मल 2 व्हीलर ओईएम में जो ये चेसिस सिस्टम सप्लाई करते हैं। कहने का मतलब क्या है, नॉर्मल जगह पे मेरा कंटेंट पर व्हीकल अगर 1000 रुपीज का होता है, तो इस वाले ऑर्डर में मेरा कंटेंट पर व्हीकल 1800 से 2000 रुपीज का होगा। तो मतलब एक तरीके से प्रीमियमाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा और साथ में आपको एक्सपोर्ट का एक्सपोजर भी मिल रहा है इससे। देन एक पैसेंजर व्हीकल में इनको BIW का ऑर्डर आया, तो कंपनी का कहना है एक SUV के लिए, आई डोंट नो मतलब इन्होंने नाम तो बताया नहीं है महिंद्रा है या कौन सी कंपनी है, लेकिन SUV के लिए 37 BIW पार्ट्स का इनको ऑर्डर मिला है। और इनका कहना है ये जो मॉडल है ना, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हायर सेलिंग मॉडल होगा, यानी अगेन ये भी आपको एक लॉन्ग टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी दे रहा है। प्लस वो जो हमने जापानीज क्लाइंट के साथ में डिस्कस किया, वो भी, उसमें भी कंपनी जो है वो सिंगल सोर्स सप्लायर है, यानी आगे भी वो भी आपको रेवेन्यू की विजिबिलिटी देता है। देन जैसे हमने लास्ट कॉल में डिस्कस किया था कि इनका टारगेट है 4 व्हीलर कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल में अपने मार्केट शेयर को बढ़ाना, रेवेन्यू को ग्रो करना। तो एक तो इनको पैसेंजर व्हीकल से ऑर्डर आया, एक और इनको कमर्शियल व्हीकल से ऑर्डर आया लॉन्ग मेंबर्स का। लॉन्ग मेंबर वो जो आपका वो ट्रक में आप देखते हो ना, दोनों साइड में एक वो स्टील की जो रेल होती है जो काफी ज्यादा लोड बेयर करता है, तो उसका ऑर्डर आया कंपनी को। पुणे में इनकी फैसिलिटी आई है। कंपनी का कहना है कि अगेन इसकी भी जो रेवेन्यू पोटेंशियल है वो नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में पीक यूटिलाइजेशन पे, यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे 120 मिलियन तक जा सकती है पर मंथ। 120 मिलियन पर मंथ यानी कि 12 करोड़ हो गया आपका महीने का, साल का 140 से 150 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल है इस पर्टिकुलर ऑर्डर से। अब ये जो इनको ये जो पुणे में जो इनकी फैसिलिटी आई है ना,
इसमें इनका H1 एक्विजिशन का बहुत बड़ा रोल है, जो हमने लास्ट क्वार्टर में भी डिस्कस किया था। सो H1 बेसिकली जापानीज कंपनी की इंडिया में एक सब्सिडी थी जिसको वो सेल करने को देख रहे थे, तो बेलराइज ने उसको अभी कुछ टाइम पहले एक्वायर किया है। और कंपनी इस चीज को लेकर के बहुत बुलिश है, क्योंकि वो जो H1 एक्विजिशन है ना, वो हाई टेंसाइल स्टील बनाती है। हाई टेंसाइल स्टील क्या होता है, जिसमें ये लॉन्ग मेंबर्स कंपनी बनाएगी अभी, तो जो आपके नॉर्मल स्टील होते हैं ना, उसके कंपैरिजन में हाई टेंसाइल स्टील की जो स्ट्रेंथ है, जो ड्यूरेबिलिटी है, वो 2 टाइम ज्यादा होती है। यानी उसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, लोड वगैरह बेयर करने की 2 टाइम ज्यादा होती है नॉर्मल स्टील के कंपैरिजन में। अब जनरली क्या होता है कि अगर उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, तो उसका कंपोनेंट का वेट भी ज्यादा हो जाता है। यानी ओवरऑल गाड़ी की वेट को अगर वो बढ़ा देगा तो आपका माइलेज पे इंपैक्ट पड़ेगा, आपके आपके ओवरऑल गाड़ी की एफिशिएंसी पे इंपैक्ट पड़ेगा। बट हाई टेंसाइल स्टील से क्या होता है कि आपका वो वेट, स्ट्रेंथ तो इंक्रीज कर देगा, बट जो वेट है उस कंपोनेंट का, उसको वो 50% रिड्यूस कर देता है नॉर्मल स्टील के कंपैरिजन में। यानी स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई, गाड़ी का वेट कम हो गया। तो इसलिए कंपनी इस पूरे मतलब एक्विजिशन को लेकर के बहुत बुलिश है, और इसी की वजह से इनका गाइडेंस है कि नेक्स्ट 4 इयर्स के अंदर हमारा जो रेवेन्यू है आज ये 4 व्हीलर कमर्शियल व्हीकल और 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल में, इसको हम मोर देन डबल करने को देख रहे हैं नेक्स्ट 2 and 2.5 ईयर्स के लिए। तो ये इनको एक नया ऑर्डर मिला है। फिर इंडियन इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर ओईएम से इनको एक फर्स्ट जीपीए ऑर्डर मिला है। जीपीए क्या होता है? जीपीए मतलब जनरल परचेज एग्रीमेंट हो गया बेसिकली। इसका मतलब है कि ये जो ऑर्डर इनको मिला है ना, इसमें स्टार्टिंग में ही एक तरीके से क्लाइंट ने इनको ये अश्योरेंस दे दिया है कि आगे भी जो भी हम ये कंपोनेंट्स वगैरह परचेज करेंगे इस मॉडल के लिए, वो आपसे ही करेंगे। मतलब ये भी इनको एक फ्यूचर रेवेन्यू की विजिबिलिटी दे रहा है। फिर लास्ट क्वार्टर में हमने डिस्कस किया था, इन्होंने एक सब्सिडरी क्रिएट करी है डिफेंस और एरोस्पेस के लिए। तो एक तो इनको डिफेंस का ऑर्डर आया, उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन कंपनी ने इस क्वार्टर में सोलर स्ट्रक्चर का ऑर्डर सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। नॉर्थ अमेरिका का एक इनका क्लाइंट है। अब कंपनी कह रही है ये जो सोलर स्ट्रक्चर जो हम सप्लाई कर रहे हैं, सोलर स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है? वो जो आप सोलर पैनल देखते हो ना, सोलर पीवी मॉड्यूल, जिसके ऊपर वो जो स्टील का स्ट्रक्चर जो है उसको जो रखा जाता है कि खराब वेदर वगैरह हो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लस सही एंगल उसको मिले, तो वो सोलर स्टील का स्ट्रक्चर वो ये कंपनी बनाती है, उसका सप्लाई इन्होंने करना स्टार्ट किया है। कंपनी का कहना है कि एक तो ये जो ऑर्डर है ये मतलब काफी शॉर्ट टर्न अराउंड टाइम है इसका, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग फास्ट होती है, सप्लाई हमारा जो डिस्पैच है वो फास्ट होता है, तो उतना फास्ट हमको दोबारा से ऑर्डर मिलता है। दूसरा, कंपनी कह रही है कि ये हमको राइट टू विन देता है इस वाले सेगमेंट के अंदर। राइट टू विन क्यों देता है? कंपनी जैसे हमने ईएफसी को डिस्कस किया था ना कि उनका कहना है कि हम एग्जिस्टिंग बिजनेस में डे टू डे बेसिस पे ये प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन, इंटीरियर डिजाइन करना, फर्नीचर वगैरह मैनेज करना, ये अपने बिजनेस में डे टू डे बेसिस पे करते हैं। तो जब रिटेल के लिए हम एंटर कर रहे हैं तो रिटेलर को एक तरीके से उस अपॉर्चुनिटी को हम लेवरेज कर सकते हैं, रिटेलर को गाइड कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं इन सारी चीजों के ऊपर। सेम ये कंपनी भी कह रही है कि अपने बिजनेस में ये फैब्रिकेशन, मशीनिंग, ये सब हम डे टू डे बेसिस पे करते हैं। ये शीट मेटल जो है इसको कट करना, वाइंड करना, बेंड करना, डिजाइन करना, मशीनिंग करना, ये सब हम अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए करते हैं। अब ये जो सोलर स्ट्रक्चर है, ये सेम चीज हम वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी हमको उसके लिए बिल्ड करनी पड़ेगी। तो इसीलिए कंपनी इसको लेकर के मतलब काफी पॉजिटिव है कि ये एक तरीके से रेवेन्यू डाइवर्सिफाई भी करेगा हमारे आने वाले टाइम में। फिर लास्टली, डिफेंस के लिए जो इन्होंने सब्सिडरी क्रिएट करी थी, उससे भी इनको ऑर्डर मिला है। एक इंडियन डिफेंस ओईएम है जिससे इनको वो जो आर्मर्ड व्हीकल होता है ना आपका, वो मिलिट्री की जो बुलेट प्रूफ व्हीकल्स होती है, उसके कुछ कंपोनेंट्स का ऑर्डर मिला है। अब ये यहां तो ये कंपनी डोमेस्टिक में सप्लाई करेगी इंडियन डिफेंस ओईएम को, लेकिन ये जो इंडियन डिफेंस ओईएम है, ये आगे चल के मल्टीपल एशियन कंट्रीज में इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो मतलब इनडायरेक्टली बेलराइज को यहां पे भी एक्सपोर्ट का एक्सपोजर मिलेगा। तो आगे चल के कंपनी और बड़े ऑर्डर्स भी एक्सपोर्ट से ले सकती है। तो एक तो ये हुआ है। दूसरा, इजराइल की एक डिफेंस कंपनी के लिए ये कंपनी पहले छोटे छोटे पार्ट्स वगैरह सप्लाई करती थी, लेकिन अब इनका कहना है कि हमारा काफी पॉजिटिव डिस्कशन हो रहा है उनका, कुछ कॉम्प्लेक्स पार्ट्स को लेकर के, हाई एंड इंडस्ट्रीज में जो यूज होता है उन पार्ट्स को लेकर के डिस्कशन हो रहा है। ऑर्डर नहीं मिला है, लेकिन हेल्थी डिस्कशन इनका स्टार्ट हो गया वहां पे। और मैनेजमेंट का वही गाइडेंस है कि 4 व्हीलर का रेवेन्यू मोर देन डबल करना है 2 ईयर्स के लिए। प्लस कंपनी कह रही है ये जो नॉन ऑटो वाला स्पेस है ना, इसमें हम सिर्फ एरोस्पेस और डिफेंस पे फोकस नहीं कर रहे हैं। जो आपका कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, इन दोनों मतलब इन सारे सेक्टर्स के अंदर भी हमारा फोकस है, ताकि हमारा रेवेन्यू डाइवर्सिफाई हो। यानी मैनेजमेंट का विजन क्या है कि क्योंकि ऑटो सेक्टर आपका सिक्लिकल है, मतलब अभी तो अप साइकिल स्टार्ट हुआ है, लेकिन कल को चल के अगर वापस से साइकिल डाउन करता है तो हमारे बिजनेस पे एकदम से इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, हमारे ग्रोथ को इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए कंपनी डाइवर्सिफिकेशन कर रही है, मतलब ऑटो से दूसरे सेगमेंट्स की तरफ फोकस कर रही है।
ये ओवरऑल इनका डिस्कशन था। अब ये जितने भी हमने ऑर्डर डिस्कस किए हैं ना, इनका टोटल रेवेन्यू पोटेंशियल कितना बनता है, तो वैसे तो अगर आप कैलकुलेट करोगे, किसी का 150 करोड़ है, किसी का 200 करोड़ है, तो लगभग 400 से 500 करोड़ का ऑर्डर बनता है, मतलब रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है। लेकिन ये अगले साल नहीं आएगा, मतलब सबका टाइमलाइन अलग है ना, कोई आ रहा है 2 मंथ्स में, कोई आ रहा है 18 मंथ्स में, कोई आ रहा है 24 मंथ्स में। तो मोटा मोटा आप मान के चलो कि अगले 1.5 से 2 साल में इस कंपनी के पास में इस क्वार्टर में Q2 में 400 से 500 करोड़ का एडिशनल ऑर्डर का रेवेन्यू विजिबिलिटी आ गया। मतलब आगे का रेवेन्यू जो ग्रोथ है वो कंपनी का ठीक ठाक रह सकता है। देन कंपनी का डेट को लेकर के इन्होंने एग्जैक्ट गाइडेंस दिया नहीं है कि किस लेवल पे मेंटेन करने को देख रहे हैं। हालांकि कैपेक्स का गाइडेंस इन्होंने मेंटेन करा है, 800 करोड़ का कैपेक्स का गाइडेंस है अगले 2 साल का। और मतलब कंपनी वैसे इसको इंटरनल एक्रूवल से फंड कर सकती है, क्योंकि अगर आप इनका कैश फ्लो देखोगे तो बहुत हेल्दी है। साल का लगभग 700-800 करोड़ का कैश फ्लो कंपनी जनरेट करती है, तो 2 साल में 800 करोड़ तो इंटरनल एक्रूवल से हो जाएगा। बट डेट के ऊपर मतलब क्या एग्जैक्ट व्यू है, क्या कंपनी डेट और आगे इंक्रीज करेगी या ये रिडक्शन कंटिन्यू रहेगा, अभी इस कॉल में इन्होंने उस पर कोई गाइडेंस दिया नहीं है। देन इनका ये जो प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी खुद डिजाइन करती है, इंजीनियरिंग करती है, इसमें कंपनी अपने क्लाइंट से वॉलेट शेयर जो गेन करनी करेगी ना, इसके 2 बड़े लीवर्स हैं। पहला तो है वॉल्यूम ग्रोथ। वॉल्यूम ग्रोथ मतलब इनके क्लाइंट्स का खुद का बिजनेस ग्रो कर रहा है, ओवरऑल वॉल्यूम अच्छा चल रहा है इंडस्ट्री का, तो वहां से ऑटोमेटिकली कंपनी का वॉलेट शेयर गेन हो जाएगा अपने क्लाइंट से। दूसरा है वैल्यू ग्रोथ। वैल्यू ग्रोथ मतलब क्या कि क्योंकि ये प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स है, मतलब मैं खुद डिजाइन इंजीनियरिंग कर रहा हूं, तो अगर आगे चल के इसमें मैं और फर्दर इनोवेशन करता हूं और इसमें वैल्यू एडिशन करता हूं, तो मेरा रियलाइजेशन बेटर हो जाएगा, मतलब मेरा वैल्यू ग्रोथ ज्यादा हो जाएगा। तो अगर ये भी मैंने कर दिया तो वॉल्यूम प्लस वैल्यू ग्रोथ से मेरा जो ओवरऑल वॉलेट शेयर गेन है मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट का, वो फास्ट हो जाएगा। तो ये एक बड़ा लीवर है कंपनी के पास में। एंड इसलिए कह रहे हैं कि मतलब ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है इनका स्टीयरिंग कॉलम। अब स्टीयरिंग कॉलम कंपनी कह रही है कि इंडिया के जितने भी टॉप 3 व्हीलर ओईएम्स है ना, टॉप 3 व्हीलर ओईएम्स, उन सबको हम स्टीयरिंग कॉलम सप्लाई करते हैं। प्लस जो आपका ये मतलब 2 व्हीलर ईवी 2 व्हीलर ओईएम में भी जो सबसे बड़ा प्लेयर है इंडिया में, उसको भी हम ये स्टीयरिंग कॉलम सप्लाई करते हैं। मतलब जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको ऑलरेडी सप्लाई कर रहे हैं। प्लस नेक्स्ट 18 से 24 मंथ्स में इनका टारगेट है कि अपने मार्केट शेयर को स्टीयरिंग कॉलम में मोर देन 50% लेके जाना है, यानी यहां पे एक डोमिनेंट पोजीशन बनाने को देख रही है कंपनी। फिर जो आपका सस्पेंशन सिस्टम है, वो भी कंपनी का कहना है कि अभी हमने रिसेंटली 3 बड़े ओईएम्स के साथ में एक्सपैंड किया अपने रिलेशनशिप को। इसमें से एक इटली की भी एक बड़ी 2 व्हीलर कंपनी है, और आपका लास्ट आता है ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेकिंग सिस्टम में जो आपका सीबीएस हो गया, कॉम्बिनेशन ब्रेकिंग सिस्टम, और डिस्क ब्रेक पे भी कंपनी अभी काम कर रही है। उसमें भी इन्होंने 2-3 ओईएम्स को अभी रिसेंटली ऑनबोर्ड करा है। सो इनका कहना है कि हमारी जो स्ट्रैटेजी है ना कि टीयर 1 से टीयर 0.5 हमको सप्लायर बनना है, उसमें ये क्रॉस सेलिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हम मेक श्योर करते हैं अगर हम किसी क्लाइंट को स्टीयरिंग कॉलम के लिए ऑनबोर्ड कर रहे हैं तो उनको हम सस्पेंशन सिस्टम भी सप्लाई करें और उनको हम ब्रेकिंग सिस्टम भी सप्लाई करें। तो ये सारी चीजें मिलके टीयर 1 से टीयर 0 पॉइंट सप्लायर हमको बनाएगी। ये ओवरऑल इनका कमेंट्री है। देन ये इबिटा टू कैश फ्लो क्यों कंपनी का लो रहा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो 3 मेन रीजन है उसका। सबसे पहले तो इनकी इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है। अब अगर आप पिछला 1 साल देखोगे, इनका जो रेवेन्यू है वो लगभग 20 से 25% से ग्रो हुआ है, और इन्वेंट्री भी सेम प्रोपोर्शन में ग्रो हुई है, 20 से 23%। में तो मतलब उसमें ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन इन्वेंट्री इस क्वार्टर में क्लीन क्यों नहीं हो पाई कंपनी की, इसके 2 रीजन है। पहला तो वही जीएसटी वाला, मतलब जीएसटी अनाउंस हुआ तो जितना सेल्स एक्सपेक्टेड था उतना सेल्स हुआ नहीं, तो कंपनी की इन्वेंट्री होल्ड पे हो गई। लेकिन वो वन ऑफ था, इस क्वार्टर में आपका नॉर्मलाइज हो जाएगा। दूसरा वही साइबर अटैक जो हुआ इनके वो टाटा मोटर के ऊपर, तो उसकी वजह से जो उनके ऑर्डर्स जाने थे कंपनी के, वो भी कंपनी सप्लाई नहीं कर पाई और इन्वेंट्री इनकी इंक्रीज हो गई है। लेकिन ये दोनों चीजें हमने डिस्कस करी, सीजनल है, Q3 में चीज आपकी नॉर्मलाइज हो जाएगी। दूसरा रीजन है क्यों कंपनी का कैश फ्लो इतना मतलब इबिटा टू सीएफओ कन्वर्जन हेल्दी क्यों नहीं हुआ, तो इनके जो अदर फाइनेंशियल एसेट्स है ना वो इंक्रीज हो गए। अदर फाइनेंशियल एसेट इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि मैंने पेमेंट पहले कर दिया, लेकिन जो प्रोडक्ट जो सर्विस मुझे मिलनी थी वो अभी मिला नहीं है। तो इनकी जो ये पुणे में जो फैसिलिटी आई है, इसके लिए जो कंपनी ने मशीन इक्विपमेंट वगैरह जो ऑर्डर करे हैं उसका पेमेंट इन्होंने कर दिया है, लेकिन वो अभी इनको डिलीवर नहीं हुआ है। तो मेरा कैश आउटफ्लो हो गया है, लेकिन वो प्रोडक्ट मेरे पास में अभी आया नहीं है। तो इसीलिए दूसरा रीजन है कि क्यों कंपनी का सीएफओ कन्वर्जन अच्छा नहीं है। तीसरा रीजन है कि कंपनी की फाइनेंशियल लाइबिलिटीज जो है वो रिड्यूस हुई है, यानी कि पेबल्स मेरे कम हुए हैं इस क्वार्टर में। अब इनकी वो चेन्नई की फैसिलिटी जो लास्ट क्वार्टर में कमर्शियलाइज हुई है, उसके लिए जो इनका पेमेंट ड्यू था इनके वेंडर्स को, जो स्टील वगैरह जो इन्होंने परचेज किया था रॉ मटेरियल, उसका पेमेंट इन्होंने किया है। यानी इस क्वार्टर में कुल मिला के हुआ क्या, कैश आउटफ्लो मेरे बिजनेस से ज्यादा हुआ, इन्वेंट्री में पैसा फंस गया मेरा, या फिर वो मशीन वगैरह ऑर्डर किया था उसके लिए मेरा कैश आउटफ्लो हुआ है, और कैश इनफ्लो कम हुआ है। लेकिन ये भी आपका स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इन्वेंट्री वाला तो इस क्वार्टर में नॉर्मलाइज हो जाएगा, बाकी जो मशीन इक्विपमेंट वगैरह आना है वो भी आपका नेक्स्ट 3 से 6 मंथ्स में आ जाएगा, तो वो चीज भी आपकी नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो मतलब ये एक शॉर्ट टर्म
थोड़ा सा इनका CFO कन्वर्जन का प्रॉब्लम है। देन इनका हाँ एक आई मीन एक एनालिस्ट ने इनको क्वेश्चन पूछा कि ये जो शीट मेटल कंपोनेंट है इसमें 40 से 50% जो मार्केट है वो कैप्टिव है। कैप्टिव का मतलब कि जो OEM है वो खुद इन हाउस बनाते हैं, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि 40-50% नहीं है, बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी जो है वो थर्ड पार्टी के ऊपर है, इसीलिए हमारा उसमें मार्केट शेयर 24-25% का है। तो एक तो इनका कहना है कि ये जो टू व्हीलर में शीट मेटल कंपोनेंट में जो 24-25% का मार्केट शेयर है हमारा, इसको हम मेंटेन करने को देखेंगे, मेंटेन करेंगे या फिर यहां से और इंक्रीज ही होगा। ये जो बड़ा ग्रोथ ड्राइवर होगा हमारे लिए अगले 2-3 साल में वो होगा 4 व्हीलर कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल, क्योंकि उसमें हमारा मार्केट शेयर अभी लो सिंगल डिजिट में है। और ये शीट मेटल कंपोनेंट हो गया, प्लास्टिक एसेसरीज हो गई, प्लस ये जो लॉन्ग मेंबर कंपनी ने बनाना शुरू किया है, हाई टेंसाइल स्टील जो हो गया, ये सारी चीजें इनको लीवर देंगे अगले 2-3 साल में ग्रो करने का। तो बड़े ग्रोथ के लीवर्स वहां से हैं। यहां पे कंपनी मार्केट शेयर को मेन प्रोटेक्ट करने को देखेगी और एग्जिस्टिंग क्लाइंट से वॉलेट शेयर गेन करने पे फोकस होगा। देन मतलब बेलराइज के पास में क्या राइट टू विन है, ये जो शीट मेटल कंपोनेंट ये बनाते हैं या फिर बाकी सारे जो इनके प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स हैं, तो इनके ये जो OEM है वो इनसे क्यों लेते हैं, इंडस्ट्री में बाकी जो सप्लायर्स हैं उनसे क्यों नहीं लेते। इनका कहना है हमारा सबसे बड़ा राइट टू विन है वर्टिकलाइजेशन। वर्टिकलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, कंपनी कह रही है फैब्रिकेशन, मशीनिंग, असेंबली, ये तीनों चीजें हम खुद अपने फैक्ट्री में करते हैं इन हाउस। फैब्रिकेशन का मतलब क्या होगा, शीट मेटल जो है आपका रॉ स्टील या एल्यूमिनियम, उसको कट करना, वाइल्ड करना, बेंड करना, फोल्ड करना, ये सारी चीजें हम खुद इन हाउस करते हैं। फिर मशीनिंग मतलब जो भी पर्टिकुलर कंपोनेंट हमको बनाना है उसका एग्जैक्ट साइज, एग्जैक्ट डायमेंशन में उसको कट करना, मशीनिंग करना, ये भी खुद हम इन हाउस करते हैं, ये भी आउटसोर्स नहीं है। और तीसरा है असेंबली करना, उनको जोड़ना। तो ये सारी चीजें क्योंकि हम खुद इन हाउस करते हैं, डीपली वर्टिकली इंटीग्रेटेड है हम, जो कि हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स नहीं है, कुछ कुछ चीजें वो आउटसोर्स करते हैं। तो ये एक क्लाइंट को ना अश्योरेंस देता है कि क्वालिटी पे कंट्रोल हमारा अच्छा रहेगा, स्पीड पे कंट्रोल हमारा अच्छा रहेगा। तो एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा कंपनी कह रही है जैसे प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स में आप देखोगे सस्पेंशन सिस्टम जो हम डिलीवर करते हैं, सस्पेंशन सिस्टम के अंदर एक बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट होता है स्प्रिंग्स। तो स्प्रिंग भी ये कंपनी कह रही है बहुत सारे जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो बाहर से आउटसोर्स करते हैं, और क्योंकि हम ये खुद इन हाउस बनाते हैं तो अगेन ये भी हमारे क्लाइंट को एक तरीके से सेटिस्फैक्शन देता है कि क्वालिटी पे कंट्रोल हमारा अच्छा रहेगा और मतलब टाइमली हम डिलीवर कर पाएंगे। और इसके साथ में एक और आई थिंक इटली या इसराइल की कंपनी के साथ में इनका कोलैबोरेशन है डिजाइनिंग को लेकर के, आई थिंक EID करके कोई कंपनी का नाम है। तो इनका कहना है कि वो जो कंपनी है उसके हेल्प से हम अपने क्लाइंट्स को काफी हाईली इंजीनियर डिजाइन कंपोनेंट सप्लाई कर पाते हैं, जो कि बहुत सारे बाकी प्लेयर्स जो हैं वो नहीं कर पाते। तो ये 3-4 रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे क्लाइंट्स हमारे पास में रिटेन रहते हैं, प्लस हम और फर्दर वॉलेट शेयर उनका गेन करते चले जा रहे हैं। बाकी कंटेंट पर व्हीकल तो हमने इनका डिस्कस कर लिया है। हाँ, जापानीज मार्केट का टैम भी कंपनी कह रही है हमारे लिए ओपन हो गया। टैम मतलब टोटल एड्रेसेबल मार्केट। सो ये जो H1 एक्विजिशन इन्होंने किया है, इस H1 के पास में 2 4 व्हीलर जापानीज OEM क्लाइंट्स थे, प्लस 2 2 व्हीलर OEM क्लाइंट्स भी थे कंपनी के पास में, और 2 क्लाइंट के साथ में इनका डिस्कशन चल रहा था। तो इनडायरेक्टली ये क्लाइंट अब बेलराइज के पास में आ गए। इसके साथ में कंपनी कह रही है कि मतलब इन सारे क्लाइंट्स को जब हम सप्लाई करेंगे तो ये जो जापानीज OEMs हैं ये सिर्फ इंडिया में नहीं, मतलब आपका एक्सपोर्ट भी करेंगे। एशिया में हो गया, US हुआ, अफ्रीका हुआ, यूरोप हुआ, इन सारे अलग अलग रीजन्स में वो एक्सपोर्ट करेंगे। तो हमको इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट का एक्सपोजर मिलेगा। दूसरा एडवांटेज हमको ये मिलेगा कि पहले जो ये जापानीज OEMs थे ना, ये सिर्फ लोकल वो सोर्सिंग पे फोकस करते थे, यानी कि जो इनकी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसके लिए ये सोर्सिंग करते थे ऑटो एंसिलरी कंपनीज से। और जो इनकी जापान के अंदर जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, फैक्ट्रीज वगैरह है, वहां पे ये इंपोर्ट नहीं करते थे इंडिया से। मतलब माइट भी क्वालिटी का इशू हो या कॉस्ट का इशू हो। अब ये ट्रेंड जो है चेंज हो रहा है। कंपनी कह रही है अब ट्रेंड जो है वो आपका एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है, मतलब हमारे लिए एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है, उनके लिए इंपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। मतलब वो अपने डोमेस्टिक फैक्ट्रीज के लिए भी इंडिया से इंपोर्ट वगैरह कर रहे हैं। तो बेलराइज कह रहा है इसमें भी हमको एक अच्छा एडवांटेज मिलेगा कि मतलब हम एक तो इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट कर रहे हैं अलग अलग रीजंस में, दूसरा जो वहां की जापानीज फैक्ट्रीज हैं, जो उनके जो OEMs के जो फैक्ट्रीज हैं, उनमें भी हम यहाँ से सप्लाई कर सकते हैं कंपोनेंट्स वगैरह। तो ये भी एक इनको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। नाउ लास्टली अगर हम डिस्कस करें कंपनी का जो नॉन ऑटोमोटिव वाला सेगमेंट में डाइवर्सिफिकेशन है, सो एक तो इनका रेवेन्यू उसमें ज्यादा होगा बिकॉज रियलाइजेशन ज्यादा है, यानी पर ऑर्डर मेरे को जो रेवेन्यू उसमें मिलता है वो ऑटो सेक्टर के कंपैरिजन में वो ज्यादा होता है, डिफेंस में, एरोस्पेस में। इन्होंने एग्जैक्ट रेवेन्यू का गाइडेंस नहीं दिया इसमें, लेकिन कंपनी कह रही है कि रेवेन्यू का रियलाइजेशन वगैरह बेटर होगा। प्लस जो सबसे बड़ा हमारे पास में एडवांटेज है ना कि बहुत सारी कैपेबिलिटीज जो है वो हमारी इन हाउस है। जैसे अपने बिजनेस में हम ये फैब्रिकेशन करते हैं, रोबोटिक फैब्रिकेशन करते हैं, वो आपका इन सारे नॉन ऑटो इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, डिफेंस हो, एरोस्पेस हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो,
कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक हो। सेम इनका कहना है हाई टेंसाइल स्टील हो गया, उसका यूज वहां पे भी होता है, कोटिंग हो गया, असेंबली हो गया। तो ये बहुत सारी चीजें हम खुद अपने बिजनेसेस में करते हैं, तो इसके लिए हमको अलग कैपेबिलिटी बिल्ड नहीं करनी है। ये सेम स्किल, सेम जो हमारे पास में टेक्नोलॉजी है उसको हम लेवरेज कर सकते हैं उन सारी इंडस्ट्रीज के अंदर, और वहां से हमारा रेवेन्यू डाइवर्सिफाई होगा। तो ये ओवरऑल डिस्कशन था बेलराइज के ऊपर। अच्छे नंबर्स तो नहीं है ऑफकोर्स, मतलब ग्रोथ थोड़ी सी सॉफ्ट हुई है, प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन वो सीजनल था। Q2 थोड़ा सा सीजनली वीक क्वार्टर था कंपनी के लिए। Q3 से ग्रोथ आपकी नॉर्मलाइज मतलब हो जाएगी। बाकी सारे ओईएम्स की भी अगर आप कमेंट्री सुनोगे तो वॉल्यूम ग्रोथ वगैरह अच्छा है, ऑर्डर की इंक्वायरी काफी अच्छी चल रही है। सो ओवरऑल नंबर्स ठीक है। अब आई मीन बेलराइज को अगर आप देखोगे तो ये उस कैटेगरी में नहीं आता है कि बहुत हाई ग्रोइंग प्लेयर हो 30% 40% का, क्योंकि इनका गाइडेंस ही वही है, मिड टीन का गाइडेंस है कंपनी का, 15-16% के रेट से ग्रो करने को देख रहे हैं मीडियम टर्म में। हालांकि इससे ज्यादा बेटर ये कंपनी कर सकती है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप लास्ट 8-9 ईयर्स का इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे ना, तो जो टू व्हीलर इंडस्ट्री है उसका ग्रोथ रहा है 1 से 1.5% के आसपास। इस कंपनी की ग्रोथ रही है 11 से 12% की, यानी इंडस्ट्री को 10 टाइम इन्होंने आउट परफॉर्म किया है। और अब तो आपकी टू व्हीलर इंडस्ट्री ही एक्सपेक्टेड है कि 8 से 10% से ग्रो करेगी। तो अगर इंडस्ट्री 8-10% से ग्रो करेगी तो बेलराइज बहुत आराम से 12-13% पे तो ग्रो कर ही सकता है। फिर इसके साथ में जो 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल में इनका गाइडेंस है कि नेक्स्ट 2.5 ईयर्स के अंदर हम अपने रेवेन्यू को उसमें डबल करेंगे, मतलब 30-35% का ग्रोथ का अगर वहां से आएगा। प्लस नॉन ऑटो सेगमेंट में भी, हालांकि अभी तो जीरो एक्सपोजर है, लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत रेवेन्यू वहां से भी आना स्टार्ट होगा, तो कंपनी 18-20% के आसपास बहुत आराम से ग्रो कर सकती है, एटलीस्ट अगर हम अगले 1 से 2 साल का व्यू लेके चले। और सबसे बड़ा लीवर है जिसके लिए हमने डिस्कस किया था, जो इंटरेस्ट आया था इस बिजनेस पे, जो कंपनी ने डी लेवरेजिंग करी है, बैलेंस शीट को मतलब डी लेवरेज किया है, डेट रीपे करा है, इंटरेस्ट कॉस्ट कम हुई है, उससे कंपनी की अर्निंग ग्रोथ फास्ट रहेगी। अब अभी भी ऑलरेडी काफी हाई रेट पे पैड ग्रो कर रहा है कंपनी का, प्लस आने वाले 6 महीने 1-1.5 साल का भी व्यू आप देखोगे तो पैड ग्रोथ कंपनी का बहुत आराम से 30% पे ग्रो कर सकता है। 30% के कैगर की हम बात कर रहे हैं, कंसिडरिंग अगर ये सारी चीजें ठीक रही तो सबसे बड़ा लीवर तो वही है। एंड इसीलिए अगर आप इनका फॉरवर्ड पी भी देखोगे अभी भी, तो लगभग 500 करोड़ के आसपास का पैड कंपनी बहुत आराम से रिपोर्ट कर सकती है फुल ईयर बेसिस पे। तो फॉरवर्ड पी आपका 27-28 के आसपास का बनता है, जबकि ऑलरेडी अगर हम देखें जहां से हमने इसको डिस्कस किया था, 20-25% का वैल्यूएशन री रेटिंग ऑलरेडी हो चुका है स्टॉक के अंदर। लेकिन अगर ये चीजें इनकी इंटैक्ट रहती है, परफॉर्मेंस ये कंटिन्यू रहा और डेट रीपेमेंट तो अभी रहेगा, इसका एडवांटेज तो मिलेगा, क्योंकि Q1 में कंपनी का मतलब डेट रीपेमेंट नहीं हुआ था। फर्स्ट क्वार्टर के बिल्कुल एंड में जाके इन्होंने डेट रीपे किया था, तो Q2 में एडवांटेज आया, अब Q3 में आएगा, Q4 में आएगा, प्लस आने वाले क्वार्टर्स में भी उसका एडवांटेज मिलेगा ऑपरेटिंग लिवरेज के थ्रू। तो अर्निंग ग्रोथ कंपनी की अच्छी हो सकती है। सो मतलब इस तरीके के जो बेट हैं वो ऐसे नहीं है कि बहुत हाई वैल्यूएशन रेटिंग मुझे मिले, कि लो पी और हाई ग्रोथ वाला मुझे स्टॉक मिल गया तो मैं मतलब बहुत एग्रेसिवली उसमें एलोकेशन करूं, लेकिन मतलब एक डिसेंट एलोकेशन करके आपका एक अल्फा जनरेट करने में हेल्प करता है ये बीच बीच में, उस तरीके का बेट है ये। बट ऑफ कोर्स इसके लिए जरूरी है कि बाकी जो चीजें हैं ना वो कंपनी की बिल्कुल ऐसी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर इनको ऑर्डर मिलना मतलब कम हो गया या फिर कंपनी का एग्जीक्यूशन में कहीं पे प्रॉब्लम आया, तो सिर्फ अर्निंग ग्रोथ के ऊपर मार्केट स्टॉक को रिवॉर्ड नहीं करेगा। इसीलिए हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी कि इनका एग्जीक्यूशन अच्छा चल रहा है, नए ऑर्डर्स काफी अच्छे आ रहे हैं कंपनी को, जो अलग अलग सेगमेंट में ये एक्सप्लोर करने को देख रहे हैं, वो चीजें बिल्कुल ऑन ट्रैक है कंपनी की। तो वो सारी चीजें ठीक रही और साथ में अर्निंग ग्रोथ तो ये रहेगा कंपनी का एटलीस्ट अगले 4-5 क्वार्टर तक, तो चांस है कि यहां से भी एक अच्छा अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी ऑफ कोर्स ट्रैकिंग हमको करना है, अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के अपना अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग हमको डिसीजन लेना है। सो आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।